ये साधना है, तू तपस्वी बनते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, एक ही माँ के लाल दुलारे, फूल उपवन के न्यारे, पूर्वज एक हमारे सबके, साक्षी गंगा धारा, विविध होकर एक है हम, यही मंत्र तू गाते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, महामंत्र ये संगठन का, शक्ति पुंज जगमाही, मातृभूमि के रक्षण हित में, तन मन धन बलिहारी, हृदय हृदय में देशभक्ति का, पावन दीप जलाए जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, भारत माँ के सुहाग सजाने, उठ बांधव ललकारी, देश शत्रु का विनाश करने, बन तू सच्चा प्रहरी, विजय का विश्वास भर के, अथक यत्न तू करते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा। एक स्वर में एक साथ जय घोष बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन हिंदू धर्म की जय। खूब खूब आभार प्रणब जैन जी। अभी अपना जो आखिरी क्षेत्र है जिसको अपने दीक्षांत समारोह के नाम से जानते हैं उसमें चलेंगे। बहुत सारे लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं भी दे देता हूँ। बहुत लोगों ने पूछा कि अभी हम घर जाना चाहते हैं तो चले जाए, तो मैं सिर्फ उसका आंसर एक ही वाक्य में देता हूँ कि ये जो समापन समारोह है तो उसमें अपना ऐसा है कि जो पूरी रूपरेखा है या फिर वो पूरे दिन का जो कंसेप्ट क्या रहा, पूरी अपने 3 दिन की समीक्षा क्या रही, वो यहाँ पे हम लोग देंगे। और साथ में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो बहुत सारे इसके पीछे अनगिनत ऐसे कार्य करता है कि जिन्होंने अपना समय दिया है। और आप सब लोग भली भांति परिचित हो कि वो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी है और वर्किंग प्रोफेशनल भी है और बहुत ही सम्मानित जगह पे वर्किंग प्रोफेशनल है, फिर भी वो अपना समय देके आप लोग ये अटेंड कर पाओ, इसके लिए यहाँ पे आपको बुलाया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कृतज्ञता का गुण होना चाहिए तो आपको बैठना चाहिए।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए मेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट है, 3 दिन तो दे दिया, फिर अपने को चले जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हमारी परंपरा ऐसी है कि हमारे जो वर्गाधिकारी है श्री धीरज जैन जी, उनकी अनुमति से ही कोई जा सकता है। हम लोग भी, हमारे लिए भी ये कठिन नियम है। तो अगर आप लोग उनकी परमिशन अभी इस सेशन के लिए नहीं लोगे तो चलेगा, मोरली आपको तय करना है, ठीक है। तो अपने आगे सेशन के लिए चलते हैं, समापन समारोह। तो समापन समारोह में सबसे पहले मैं अपने जो हमारे जो समापन समारोह के अंदर डायस के ऊपर अपने सीनियर सदस्य है, जो हमारे मार्गदर्शक है, तो उन लोगों को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए। तो उसमें संवेक शाह जी आइए, जो हमारे वर्ग के सह कन्वीनर, सह संयोजक रहे, को कन्वीनर, तो उनको बुलाना चाहता हूँ। आप आइए संवेक जी। रवि भदौरिया जी, रवि सर दिशा से 2015 से जुड़े हुए हैं और पूरी टीम को बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। नीरव मांडलेवाला जी, साउथ गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के सेक्रेटरी में रहे और साथ में ये पूरे हमारे पीएलसी के संयोजक। आइए सर, आपका स्थान ग्रहण करें। धीरज जैन जी, जो हमारे इस पूरे वर्ग के वर्गाधिकारी रहे, आइए सर, आप भी आपका स्थान ग्रहण करें। दिनेश पटेल जी जैसे जुड़ेंगे दिशा के संस्थापक, तो वैसे उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो भी उनका स्थान ग्रहण करें। समय की पाबंदी, इसलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पूरा सेशन हो ये जो पूरा सत्र है, तो उसके लिए मैं पहले से एक सूचना देना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई भी ऐसे प्रिपरेशन या ऐसा आपको एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चराइज नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इसके लिए आयोजित करते हैं ताकि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग दिशा का जो विचार है, या फिर हम लोग बहुत लोगों ने घट में से भी क्वेश्चन पूछे थे कि ये आप लोग कैसे करते हो, आप इतने अच्छे अच्छे स्पीकर को यहाँ पे कैसे, वो लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, वो लोग आते हैं तो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते आने का, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो विश्वसनीयता है और जो चारित्र की शक्ति है, उसके आधार पे लोग यहाँ पे आते हैं। और जो लोग कार्यकर्ता अपना समय देके वो करते हैं, तो उसके पीछे का विजन क्या है, उसके लिए यहाँ से मंच पर जो अपने हमारे जो सीनियर हमारी जो टोली के सदस्य है, वो आपको प्रबोधन करेंगे। सबसे पहले ये वर्ग की जो पूरी समीक्षा है कि हमारे जो कंक्लूजिंग पॉइंट है कि हम क्या यहाँ से सीख के गए, या क्या हमारे लिए टेकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, दिनेश पटेल जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप यहाँ पे आइए और यथोचित स्थान ग्रहण करें। दिशा फाउंडेशन के संस्थापक श्री दिनेश पटेल जी। तो मैं डॉक्टर विलास जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप आइए और समय को ध्यान में रखते हुए जो समीक्षा है 1 बाय 1 करते हैं। सर पहले आप आ जाइए, समीक्षा आप आपकी समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए दीजिए सर। नमस्ते। सर्वप्रथम आदरणीय दिनेश जी को प्रणाम, और सर धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया समीक्षा करने का और एज अ गेस्ट हमें बुलाया। सर समीक्षा तो हमने की, बट हम भी इस कार्यक्रम से बहुत सीख के जा रहे हैं सर। मैं और डॉक्टर पनोर सर बात कर रहे थे, वी आर फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस PLC 4। तो समीक्षा में मैं संक्षिप्त बोलूँगा, डॉक्टर पनोर सर ने, पवार सर ने डिटेल्स रिपोर्ट बनाया है। सबसे पहले तो वेन्यू सर बहुत ही अच्छा था। नॉट ओनली वेन्यू अच्छा था सर, उसके साथ जो सुविधाएं दी गई, नॉट ओनली सर फॉर अस बट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मैंने उनसे भी बात की, तो माहौल, प्लेस और जो सुविधाएं थी सर, फूड, टी, कॉफ़ी अरेंजमेंट्स एंड द सर्विसेज गिवन बाय द स्कूल सर। इवन एट 10 o'clock or 11 o'clock the members of school employees were working for us.
दैट वाज वेरी अमेजिंग एंड दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएबल सर। उनके लिए उनको धन्यवाद स्कूल को। दूसरा सर, जो मुख्य अभी समीक्षा जो हमारे टॉक्स के है सर, इतना अच्छा सब 3 दिन का सर कार्यक्रम रहा। ये ज्ञान सर ने क्या मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को आज यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ उनको ये ज्ञान कभी मिला ही नहीं होगा ऐसा लगता है सर। क्योंकि हम भी फील करते हैं अभी 49 एज की ईयर में कि ये ज्ञान भी हमें भी नहीं मिला सर, जो हमने टॉक में सुना। तो शुरुआत करते हैं इनॉग्रेशन सेशन की। उसमें गोविंद काका का जो सादगी और उनका जो कल्चर और उनका धर्म और संस्कृति से जुड़ना एज अ बिजनेस, वो एक हमें एक प्रेरित करके गया कि हाउ कैन बी अ बिजनेसमैन शुड बी इन देयर लाइफ, टू बी रूटेड विद द सॉइल, टू बी रूटेड विद द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। एक बहुत टेक अवे मैसेज उनके वक्तव्य में था। फिर आगे हम चलेंगे तो दूसरे दिन का जो, मैं सिर्फ 2 दिन का करूँगा, तीसरे दिन का सर आप आइए। दूसरे दिन का जो वक्तव्य था उसमें डॉक्टर सोमनाथ जी का टॉक सर बहुत ही अच्छा था। डॉक्टर सोमनाथ जी के बारे में उनकी हमें अपेक्षा, मोस्ट ऑफ लोगों की ऐसी अपेक्षा होती थी सर कि साइंटिस्ट मतलब शांत रहेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज उन जैसे होगी, बट ऐसा नहीं लगा सर। वो इतने एनर्जेटिक और इतने मतलब कॉन्फिडेंट और इतने पावरफुल लग रहे थे बातों से। नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ स्पेस साइंस एंड ऑल दैट, बट ही आल्सो like motivated as a leader, as a culture, as a policy makers and all that sir। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मूल्य दिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। फिर सर मेरे ख्याल से डॉक्टर पनोर साहब को बुलाना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स रिपोर्ट की थी सर। शिक्षार्थियों के लिए आपने क्या समीक्षा की? हाँ, शिक्षार्थी के लिए हमने ये समीक्षा की सर। शिक्षार्थियों को हमने बीच बीच में चर्चा की कि हाउ दे फाउंड दिस PLC 4। तो शिक्षार्थी बहुत ही उत्सुक और बहुत ही प्रेरित थे सर। ये सब सुनने के बाद ने क्या, मैंने टेक्सटाइल बिजनेस जो हमारे शिक्षार्थी उनसे बात की, ज्वेलरी में जो इन्वॉल्व है उनसे बात की, फिर CA मित्र तो बहुत सारे मिले मुझे। तो उनसे बात करते करते ये लगा कि उनके ओर से सर फीडबैक आया कि ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही अच्छा रहा, और ये प्रोग्राम के नॉलेज का यूज़ करके वो अपने बिजनेस में या अपने जो नया बिजनेस वो स्टार्ट करेंगे उसमें उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत सारा वो ज्ञान सीख के जा रहे। वो एक बहुत, मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर अपने मित्र से भी मिला था, तो वो आपस में जो चर्चा कर रहे थे, नॉट ओनली वी हैव डिस्कस विद देम डायरेक्टली, बट वी हैव आल्सो ऑब्जर्व कि व्हाट दे आर टॉकिंग। वो आपस में गट चर्चा में क्या चर्चा कर रहे थे। सो एक्चुअली दे वेर वेरी हैप्पी एंड दे वेर फॉर्चुनेट, दे देमसेल्व्स वर थिंकिंग दैट कि वो हमें मतलब वो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो बहुत ही भाग्यशाली है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। तो पीपल आर वेरी मच, एंड व्हाट द थिंग है, they are taking a lot of messages, not only the business, and like there was a talk on import export, so many things of import and exports were being cleared in the sessions। so जो अपने शिक्षार्थी थे वो बहुत ही प्रेरित है। मैं उनसे अभी यही बात करूंगा कि हमने 3 दिन में जो सीखा है वो वन टाइम का इधर ही सुन के अच्छा लगा ऐसा तो बहुत लोगों ने बोला, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। हर एक जो चर्चा हुई, हर एक टॉक हुआ, उसको आपको दोबारा फिर से आपने नोट्स बनाए होंगे तो दोबारा आपको उसको इनकलकेट करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। बस मैं इतना बोल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और इसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ऐसी शुभकामना देखते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। I have taken less time because I want to save the time, and as a detailed reports हम जो आपको बाद में देंगे वो तो देंगे, but overall very good sir, very good, excellent। आपका बहुत बहुत आभार सर। समीक्षा का काम ये होता है कि सर खुद एक प्रोफेसर होने के साथ सिर्फ 3 दिन आपको ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, तो अपना समय निकाल के विलास सर और अरविंद सर आए। अरविंद सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप आए और बहुत ही कम समय में सिर्फ पॉइंट वाइज आपका समीक्षा रखें। भाई समीक्षा कम समय में नहीं, दोस्तों सब सर समीक्षा रिपोर्ट हम बनाएंगे सर, एंड विल, नहीं तो ऐसे ही कहा हल्का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश का जमाना चले जाने वाला है। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जब जागे तब सवेरा,
है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आए थे तब ज्ञान के मामले में सोए हुए थे, यहाँ से जाने के बाद में ज्ञान के चक्षु हमारे खुल गए, है ना, दिशा फाउंडेशन की तरफ से। तो जब जागे तब सवेरा, तो हमारे लिए सवेरा अब हो रहा है, बराबर। सबसे पहले मैं दिनेश जी और दिशा फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वरशिप के लिए बुलाया। अगर पॉइंट्स वाइज बात करें तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट मिनिमम टाइम में बिल्कुल पंच लाइन जिसको बोलना चाहिए, है ना, इतना सारा, मतलब हम प्रोफेसर लेवल के लोग हैं। मैंने अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन फार्मेकोलॉजी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इतनी देर बैठकर इतने कंसंट्रेशन के साथ सुनना और इतने बड़े बड़े स्पीकर, इतने इंटेलेक्चुअल लेवल के स्पीकर, इनको सुनना, वाकई में आपकी भी दाद और उनकी भी दाद, एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां हो। आप बिल्कुल लगातार सुबह से लेकर शाम तक, सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब विद्यार्थियों का भी ये जो सुनना बिल्कुल फोकस के साथ में, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। मैं एक पंच लाइन में बीच में एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले कि हम प्रेमाइसिस में आए, मैं सारे प्रोग्राम में लगातार चारों प्रोग्राम में उपस्थित रहा हूँ, लेकिन इस बार जो रेड कारपेट वेलकम था, सो सैल्यूट सर, थैंक यू। मतलब जो फील होता है, आप सबने भी फील करा होगा कि जो रेड कारपेट वेलकम है वो एक अद्वितीय था, बहुत ही डेकोरम था, बहुत ही सुंदर वेन्यू था, आपका प्रीमाइस बहुत बढ़िया था, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया था, हॉल बहुत अच्छा था, खाने की बिल्कुल सबका जो टीम वर्क था ना आपका दिशा का, सैल्यूट टू दिशा फाउंडेशन। एक एक कार्यकर्ता के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इन लोगों ने रात दिन एक करके जो प्रोग्राम बनाया ना, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सीखने आए तो सीखना ये चाहिए कि डेडिकेशन क्या होता है ना, क्या सिस्टमेटिक कार्यक्रम हुआ है अपना। मतलब मैं रियली कह रहा हूँ कि बहुत ही, जिसको बोलना चाहिए कि बिल्कुल मैनेज, एब्सोल्युटली बिल्कुल परफेक्ट मैनेज प्रोग्राम हुआ। सो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है दिशा फाउंडेशन के लिए। दूसरी चीज़ जो ये है कि इन सब चीज़ों के साथ में सेकंड चीज़ जो, क्योंकि मुझे यहाँ से बोला गया है कि पंच लाइन कि 3 दिन में क्या सीखा है, इतने सारे प्रोग्राम के बाद में हम भी कंफ्यूज हो गए हुए कि क्या है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ दूसरा डेडिकेशन यहाँ पे कि हमारे जो बीच में अपने एक कार्यकर्ता है ना, जिनके दादाजी एक्सपायर हो गए, रोहित तिवारी जी, है ना। आप सोचो, सुबह अनाउंसमेंट हुआ कि उनके दादा आईसीयू में एडमिट है और मतलब क्रिटिकल स्टेज में है, स्टिल वो यहाँ पर बिना किसी को इतना सा भी महसूस किए बगैर कार्य कर रहे थे। और यहाँ से तभी विदा लिया जब उनके दादा यहाँ पर नहीं रहे। तो बहुत ही मतलब ऐसे सैल्यूट टू अगेन ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं के लिए। और दिशा फाउंडेशन, आप सोच लो कि ऐसे डेडिकेटेड अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो दिशा फाउंडेशन है। तो ये एक दूसरी चीज जो सीखने की है कि कार्य करो तो ऐसा करो, है ना। पैशन के बारे में बात हुई थी सेशन में बीच में, इसको बोलते हैं पैशन। आप सोच सकते हो कि वो आगे कितने आगे जाएंगे, ये पैशन होता है, इसको पैशन बोलते हैं। तो ये एक चीज यहाँ से सीखने को मिली। बहुत सारे लास्ट सेशन ऐसा रहा है कि मेरे ख्याल से उसके बाद में हमारे पुराने सेशन के ऊपर थोड़ा सा ऐसा धुंध छा गया है। तो उसके लिए मैं सर 2 मिनट ले सकता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब 8 या 10 साल पहले की बात है, ब्रह्म कुमारी के अंदर एक डॉक्टरों का 2000 डॉक्टरों का प्रोग्राम हुआ। उसके अंदर डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी जो है वो स्पीच देने आने वाले थे। अपन इकोनॉमिकली थोड़े कमजोर थे, उनकी फीस 40,000 50,000 रुपए एक सेशन की होती थी। वो निशुल्क प्रोग्राम था, तो मैं सुनने गया। 2000 डॉक्टर थे वहां पे और वहां पर प्रवचन हुए, बहुत ज्यादा हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल टॉक हुआ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, डॉक्टर दीपक चोपड़ा का, है ना। सारे डॉक्टर थे, डॉक्टर अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझते हैं। तो वो पूरे 3 दिन के सेशन के बाद में जब सेशन खत्म होने वाला था, जैसे अभी अपना चाय का इंटरवल था, ऐसे इंटरवल में सब डॉक्टर बात कर रहे थे कि यार इतनी हाईफाई बात करी, स्पिरिचुअलिटी तो बड़ी आसान है। सब आपस में एक दूसरे को ज्ञान दे रहे थे, स्पिरिचुअलिटी तो ये होती है, ये तो ये बता रहे थे। और डॉक्टर दीपक चोपड़ा वहां पर घूम रहे थे, है ना, सबकी बातें सुन रहे थे। अंतिम ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर उन्होंने आके बोले मैं यहाँ पर बहुत साधारण भाषा में बहुत अच्छी स्पीच दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वैसा करता आप ताली बजाते, घर जाते, पूरी बात को भूल जाते। मेरे आने का मकसद यहाँ पर यह था, मेरे बोलने का मकसद यह था कि मेरे बोलने से अगर आपके मन के अंदर प्रश्न चालू हो जाए, एक थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाए,
तो मेरा यहाँ पर कहा हुआ पूरा जो सेशन है वो वसूल हुआ। तो यही चीज यहां पर है कि ये 3 दिन की कार्यशाला के बाद में अगर आप यहां पे ताली बजा के चले गए तो ये प्रोग्राम यही समाप्त हो गया, लेकिन घर पे जाकर अगर इन सारी चीजों पर आपके दिमाग में विचार चालू हो गए तो ये पूरा प्रोग्राम जो है आपका सफल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं यहां से देना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों पर बात हुई, विषय इतने सुंदर रखे थे, ये सारे विषय रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से कोई टॉपिक ऐसा नहीं था जो इररिलेवेंट हो और जिसके ऊपर बात ना हुई हो। दूसरी चीज, यहाँ पर सभी विषय के ऊपर तर्क संगत जितने भी स्पीकर आए हैं अपने अपने विषय के अनुसार उन्होंने बड़ा ही उत्तम यहाँ पर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना वक्तव्य दिया, जो बहुत ही सुंदर था। और सभी में कुछ चीज ऐसी थी कि किसी को समझ में नहीं आ रही थी, समय के कम अभाव के कारण उन्होंने अपने हिसाब से उसको पूर्ण तर्क संगत उसको ऊपर वक्तव्य देने की कोशिश की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज रही। हाँ, जो इंट्रोडक्शन था, मैं सिर्फ पंच लाइन एक एक सेंटेंस बोल के सभी चीजों का खत्म करता हूं। पहले दिन जैसे गोविंद काका जी ने बताया, गोविंद काका ने, कि 2 चीजों से है ना, एक उनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, धनवान नहीं मूल्यवान बने, बस पंच लाइन है ना। धन अर्जित तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मूल्य को अर्जित करना, ये उनकी एक पंच लाइन थी। एंकरशिप सीखना हो तो दीपक राजगुरु जी है ना, आप बच्चे हैं, आप सबने देखा होगा, तो एक एक व्यक्ति के नाम का मतलब रटी हुई चीज नहीं, एक एक व्यक्ति के नाम का अर्थ और उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने यहाँ पर वो एंकरशिप करी, तो वो सीखने की चीज थी। उसके बाद में गोविंद काका जी ने ही बताया कि सिर्फ एक शब्द से उनकी पूरी जिंदगी निहार गई, आपका। अपने से छोटे हो, बड़े हो, साथ के हो, सभी व्यक्ति को आप से संबोधित करना शुरू करा। उसके बाद उनकी जिंदगी में गोविंदा से गोविंद काका बना दिया है ना। तो ये एक चीज हमको उनसे सीखनी थी। उसके बाद में जो ओवरऑल डिस्कशन हुआ बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे, चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए ज्यादा इसके अंदर ज्ञान नहीं है, मैंने खुद ने ज्ञान लिया, लेकिन एक चीज समझ में आई, जो टोटल टॉक रहा उसके अंदर ये थी कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम डाटा बेस्ड स्टडी करके, रिसर्च करके आप प्रॉब्लम को ढूंढो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर आप काम करो, और उस सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेके आते हो तो आपको बिजनेस के अंदर अद्वितीय सफलता मिलेगी। इसकी गारंटी सभी लोगों ने ली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया। सोमनाथ जी ने 2 इंपॉर्टेंट मैसेज दिए। नॉलेज, हर व्यक्ति के अंदर अद्वितीय नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, हर फील्ड में नॉलेज हो, और उसके लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है जो आप लोगों को यहां से लेके जाना है। बुक रीडिंग की हैबिट, आपकी अपनी खुद की स्वयं की लाइब्रेरी होना चाहिए। दूसरी चीजों में पिज्जा एक कम खाओ, लेकिन उसके बजाय एक बुक परचेस करो और महीने में कम से कम एक बुक पढ़ने की आदत अपनी डेवलप करो। तो ये एक उनका मैसेज बहुत अच्छा था। बाकी सभी ने जो एक ओवरऑल स्पीकर्स ने सेकंड डे में मैसेज दिया कि मातृभूमि की सेवा करना, मातृभूमि की सेवा करना और समाज सेवा, इन दोनों को बिजनेस के साथ में जोड़ के करोगे तो आप भी सफल होगे और अपना देश जो है उसकी प्रगति भी होगी। ये उन सभी ने जो एक मैसेज दिया। अच्छा, एक अमित जी मुलानी जी के कल जो शाम को सेशन था उसमें उन्होंने एक बहुत ही पंच लाइन, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात तो बताई, लेकिन उसका जो पंच लाइन ये था कि सक्सेस पाना है ना तो बाकी नॉलेज वगैरह तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सेल्समैनशिप। उनका जो ओवरऑल पंच लाइन था कि अगर आपने बेचना सीख लिया, आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत करो, चाहे वो बनाने की भी हो, लेकिन अगर आपने सेल्समैनशिप सीख ली, बेचना सीख लिया, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होगे, आप कभी भी असफल नहीं होगे। तो ये उनका बहुत अच्छा मैसेज था। आज की जो बात करी जाए विक्रम जी तोमर ने, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को जिस उत्तमता के साथ में, मैंने आज तक ऐसी स्पीच नहीं सुनी, अद्वितीय लेवल पे उन्होंने स्ट्रेस को समझाया कि एबिलिटी और चैलेंज, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ही स्ट्रेस होता है। जब एबिलिटी के ऊपर चैलेंजेस निकल जाएंगे तो स्ट्रेस होगा। तो हम चैलेंजेस को तो कम नहीं कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जो मैंने एक और चीज यहां पर सीखी कि पिछले साल जिन्होंने अपने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करा था 3.0 में,
उसके पार्टिसिपेंट्स ने आकर यहाँ पर एंकरिंग करी, तो उनके लिए भी सैल्यूट कि उनके अंदर देखो आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करा, एबिलिटी डेवलप करें, अदरवाइज यहाँ पर आके खड़े होने में पैर कांपने लगते हैं, बराबर। तो दैट इज अगेन ये भी आपका दिशा फाउंडेशन की एक अचीवमेंट इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद में लास्ट पार्ट जो था, उन्होंने एक और पॉइंट बोला, धर्म के साथ काम करो। धर्म को मेरे को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने 5 एथिक्स के क्वेश्चन बताए, अपने आप से वो क्वेश्चन बोल के पूछ के आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हुई। ओवरऑल अगर इसका एनालिसिस करें तो सिर्फ 5 शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। प्रॉब्लम के ऊपर थिंक करो, डाटा बेस्ड स्टडी करो, रिसर्च करो, सॉल्यूशन के ऊपर काम करो, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। एक चीज ये, रिसर्च के ऊपर सबने महत्व दिया, जितने भी स्पीकर थे सबने कहा कि रिसर्च जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करो, एनालिसिस करो, टाइम लगाओ, साल भर दो, 2 साल दो, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। नॉलेज आज की तारीख में बड़ा आसानी से मिल जाता है, आप इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हो, गूगल के माध्यम से ले सकते हो, और कोई नहीं मिले तो गुरु तो मिल ही जाएंगे, तो गुरु के माध्यम से नॉलेज लो। पैशन होना चाहिए, पैशन, वो मैंने बताया ना, पैशन ऐसा होना चाहिए कि लोग रात में आपको हिला के भी पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम भूल जाओ लेकिन दूसरी चीजें नहीं भूल पाओ। और लास्ट पार्ट, पेशेंस, इंतजार, काम करने के बाद थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस रखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सेशन हम थोड़ा फॉर्मल नहीं रखते हैं, प्रोटोकॉल, ये एंकरिंग एकदम अफलातून, प्रयत्न ऐसा कर रहे हैं कि हमारा जो विजन है वो हम यहाँ से कन्वे कर पाए। तो इसके लिए ये, और अभी तो हम आपको परिवार के सदस्य ही मानते हैं, इसलिए परिवार में जैसे खुल के चर्चा होती है वैसे अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। व्यवस्था की वजह से माइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी अपने आगे चलते हैं। तो हमारा जो मेन पूरे कार्यक्रम में हमारा ऐसा भी एक ध्यान रहता है, हमारी जो कार्य पद्धति होती है कि हम हर एक जो कार्य करता है, हम चाहे तो इतना खर्चा किया है तो थोड़ा और खर्चा करके एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी भी हायर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर एक स्किल सीखे, हर एक चीज को माइक्रो ऑब्जर्वेशन करे। इसलिए आप जो यहाँ से डिजाइनिंग से देख के एंकरिंग तक का जितना भी काम आप देख रहे हो, वो सारे के सारे, जैसे सर ने कहा कि PLC 3 के लास्ट टाइम के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसा ही जब हम फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे तो आप में से ही कोई यहाँ पे आके ये सारी चीजें अगले साल करेगा। तो हमारा ध्यान ये नहीं रहता कि कार्यकर्ता भूल कर रहा है, हम लोग चाहते हैं कि वो भूल करे, गलती करे, कितना भी करे, लेकिन वो सीखे। तो उसके लिए दिशा फाउंडेशन एक अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जो सर ने कहा उसका मैंने कंटिन्यूएशन आपको दिया। और हम थोड़ा ये भी चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को आप पहचानो। इसके लिए अलग अलग कार्यकर्ता एंकरिंग करेंगे, कोई कार्यकर्ता ऊपर आके अभिवादन करेंगे, लेकिन हमारे वर्गाधिकारी जी और नीरव मांडलेवाला जी, हमारे वर्ग संयोजक के, उनका एक विशेष आग्रह था और उन्होंने बहुत ही एक नेतृत्व की तरफ से एक पॉइंट हमें रखा कि हमारे 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं, वैसे तो 3-4 बहुत ऐसे कार्यकर्ता है कि जो कभी भी स्टेज पर ही नहीं आए, आप में से कुछ लोग उनको जानते भी नहीं, आपने उनको देखा भी नहीं, लेकिन पूरा पीछे का मैनेजमेंट करना, पूरा एकदम, आप जितनी भी हम व्यवस्था, हमें तो क्या मैसेज करना होता है सिर्फ कि मुझे ये चाहिए, ये डेटा चाहिए, वो लोग आके हम लोगों को दे देते हैं, लेकिन पीछे पूरा ऐसा जो पूरा मैनेज करते हैं। तो वैसे 2 लोगों का खास सम्मान करने के लिए मैं हमारे वर्गाधिकारी जी को अनुरोध करूंगा। एक है निर्मित गोटी, है यहाँ पे निर्मित जी, हम लोगों को आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, निर्मित जी आप आइए, वर्गाधिकारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि खेस पहना के उनका स्वागत करें, सम्मान करें। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, निर्मित जी का मैं थोड़ा परिचय आपको देता हूँ। फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के छात्रा है, और आप देख रहे हो कि जो हम सूरत में जहाँ से रहते हैं वहाँ से इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बार बार वेन्यू के पे आना पड़ता है प्रोग्राम तय करने के लिए। तो जब भी रात को भी बोलो कि कल सुबह गाड़ी लेके निकलना है, निर्मित भाई हमेशा रेडी रहते हैं। और साथ में जो पूरे गेस्ट को मैनेज करना, हॉस्पिटैलिटी देखना,
पूरा का प्रबंध है वो पूरा निर्मित भाई करते हैं और PLC 1 से जुड़े हुए हमारे साथ। और शायद एक ऐसे बंदे होंगे किसी भी गेस्ट के साथ ना उनका मीडिया बाइट्स हुआ है, ना मतलब उनका कभी स्टेज पे आने का उनको मिला है, तो ऐसे निर्मित भाई थे। वैसे ही हमारे और एक कार्यकर्ता है जिनका नाम ब्रिजेश भाई गोयानी है। ब्रिजेश भाई गोयानी वेबिटो करके कंपनी चलाते हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी पूरी टेक्निकल सपोर्ट करना और बिना कोई अपेक्षा से आप आइए ब्रिजेश भाई, और मैं हमारे वर्ग संयोजक जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। उनकी कंपनी में अभी 150 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन वो जिस घट में होंगे तो वो घट वालों को पता भी नहीं चला होगा कि इतने मतलब एक सक्षम बिजनेसमैन होने के बावजूद इतना विनम्रता से पूरा सहयोग कर रहे हैं, या फिर आपको भनक भी नहीं आई होगी। तो ऐसे हमारे ब्रिजेश भाई थे। पूरा जो टेक्निकल सपोर्ट आप दे, और सबसे प्रोग्राम में सबसे डिफिकल्ट होता है टेक्निकल सपोर्ट, तो वो पूरा मैनेज करने का काम ब्रिजेश भाई और वेबिटो करके जो कंपनी उनके साथ हर्षिल भाई कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है, अमन दास जी है, पूरा डेटा मैनेजमेंट का काम उन्होंने किया, हर्ष बोपचे करके है, डिजाइनिंग का पूरा काम, ऐसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता है, शुभम सिंह जी है, तो ग्राउंड आउटरीच का पूरा काम हो या फिर कुछ भी फील्ड का काम हो, तो ऐसे करके हमारी जो पूरी टीम एक तैयार हुई है। प्रोग्राम में हम आगे चले तो मैं दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि दिनेश जी, अगर आपको उचित लगे तो 2 मिनट यथा योग्य संबोधन या फिर जो शिक्षार्थी है तो उनको दीक्षांत समारोह के तौर पे जो आप सीख एक देना चाहो। सब लोग 3 बार ओमकार करेंगे अपने अपने स्थान पर, रीढ़ की हड्डी ठीक करके। ये 3 ओमकार का मतलब है अ, उ और म। पूरी सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब पहला ध्वनि जो निकला है अ, उ और म, और हमारी बॉडी में भी यही चल रहा है। 5 तत्वों की बनी हुई सृष्टि का जो आधार है वो अ, उ और म है। इसको समझना और उच्चारण करना ये अपने लिए शक्तिदायक, ऊर्जादायक, आनंददायक रहता है। तो ये सब होने के बाद में कुछ बताएंगे, तो 3 बार ओमकार करेंगे। ओ बताना और अनुशासन में रहना, इसलिए 2 मिनट में क्या हो सकता है तुम्हें इतना ही कहूँगा। अपने को जीवन जो मिला है उसको सार्थक बनाने के लिए स्वयं को संकल्पित बनना पड़ेगा, और संकल्पित बनने के बाद में अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी विवेक से, सत्य से, प्रामाणिकता से, निष्ठा से, समर्पण से, त्याग से, प्रेम से करना होगा। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिशा फाउंडेशन अपने आप काम कर रहा है। जैसे विक्रांत जी ने कहा, उदाहरण देकर प्रसिद्धि में, यानी उसने भीम की बात, अरे हनुमान जी की बात बताई,
फिर दूसरे 2 एग्जाम्पल और भी दिए, दुर्योधन का भी दिया, फिर युधिष्ठिर का भी दिया। तो हमको ये सद्गुणों की प्रवृत्ति करते 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 भारत माता की सेवा करना है। जैसे अपनी माता को देखते हैं इसी प्रकार का भाव हमारी ये माता के लिए हो, यही पुरुषार्थ का काम यही गति से करना है। जैसे ग्लोबल थिंकर्स लोगों ने कुछ बताया 7, 8, 10 साल में क्या क्या होने वाला है। भारत निश्चित रूप से अच्छा विकसित राष्ट्र बनेगा, मगर उसका मापदंड मानवता रहेगी, सर्वे भूते हिता रहेगी। इसलिए 15 साल पहले भी ये सर्वे भूते हिते रहता की जो बात कही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस करने के लिए अथाक प्रयत्न करिए। यहाँ से जो कुछ सीखे हैं उसका कमिटमेंट करने के लिए इस टीम ने कुछ सोचा होगा, वो आप अप्लाई करें। मेरा समय हो गया है। भारत माता की जय। खूब खूब आभार दिनेश जी। चिंतन दिशा फाउंडेशन की जो परंपरा है, तो हम लोग यहाँ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में काम नहीं करते। यहाँ पे इवेंट के लिए 17 कमेटी बनाई गई इस PLC के लिए, लेकिन हम यहाँ पे हायरार्की होती है कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में, उस तरह से यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पे काम होता है कौन कितना पवित्र भावना से ऑर्डर दे रहा है। तो यही एक बहुत ही मतलब एक सटल ये चीज़ है, वो शायद मैं तो व्यक्त भी ना कर पाऊँ। लेकिन इसी परंपरा में जो हम लोगों ने, दिनेश जी है, रवि सर, रोहित सर, नीरव जी, धीरज जी, इन सब से बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसका निर्वहन पूरी टीम अभी कर रही है। तो मैं ऐसे ही एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको अभी मैं बुलाना चाहूँगा कि वो ये विषय अच्छे से रख पाए आपके सामने कि ये दिशा फाउंडेशन क्यों, ये सब क्यों करना और क्यों ऐसे जुड़ना। एक चीज़ 17 संचालक की एक प्रोटोकॉल को तोड़ के सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले मेरा भी 12 जनवरी को प्रशिक्षण हुआ था। ऐसा ही एक कैंप था अवध संग्रीला में, सूरत में, दिशा का ही ऐसा एक कैंप था। तो मेरा दिशा से जुड़ने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो कैंप में रात को हम बैठे थे, दिनेश जी ने कहा कि वो कुर्सी लेके यहाँ पे बैठो। हम सब कुर्सी ऐसे ला रहा हूँ, कुर्सी का जो आवाज़ है वो नीचे रगड़ ऐसे आ रहा है। तो दिनेश जी ने ऐसे मारा, बोला कि भारत को तुम माता नहीं मानते, वर्ग में तो बड़े बड़े नारे लगाते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर भारत को माता मानते हो तो वो पता नहीं चलता कि माँ को दर्द होगा एक कुर्सी को ऐसे करने से। तो ये संवेदनशीलता की वजह से मैं यहाँ पे जुड़ा कि सच में अगर भारत के लिए हमें कुछ करना है, भारत को सच में नारे लगाना तो है ही, लेकिन साथ में भारत को माता मानते तो माता की जो संवेदना, माता की जो वेदना है, स्वास्थ्य का समस्या हो, शिक्षा की हो, लीगल समस्या हो सकती है देश में, तो उन सब समस्या को ठीक करने के लिए जुड़ना, पर्सनल एजेंडा या फिर किसी की आत्मश्लाघा करने के लिए, किसी को बड़ा बनाने के लिए, इसके लिए नहीं जुड़ना। तो इसी परंपरा में जो हमने सीखा, तो मैं रवि सर के जिनसे हमने ये सारी चीज़ें सीखी, जिनके कारण हम दिनेश जी जैसे व्यक्तित्व को मिल पाए, तो ऐसे रवि सर से मैं आग्रह करूँगा कि वो आए और जो विषय है यथायोचित वो विषय अपना रखे। पहले तो मैं सभी उपस्थित जनों को ये बोलना चाहूँगा कि समय काफ़ी हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। थोड़ा बहुत टाइम टेबल में ऊपर नीचे होने की वजह से आपको जो असुविधा हुई हो हमारी टीम की वजह से, या तो समन्वय में कहीं आपको कुछ ऐसा लगा हो, तो उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उसके लिए क्षमा याची हूँ। अपने दूसरी बात ये कि एक जिम्मेदारी के तौर पर मुझे विषय रखने के लिए ज़रूर यहाँ पे एक ये आग्रह किया जाता है गया है टीम से, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे उपस्थित कई लोग अनुभव और जीवन में मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं, चाहे वो देश को लेके हो, चाहे अलग अलग विषयों को लेके हो। जैसा विलास सर ने और अरविंद सर ने अलग अलग विषयों का समराइज किया, फिर भी जैसा मुझसे अपेक्षित है कि मैं अपनी सीमित समझ शक्ति में जितना समझता हूँ दिशा फाउंडेशन को,
उतना कुछ सीमित समय में एक्सप्रेस करने का प्रयास करूँगा। हाँ, SVNIT में ही पढ़ा मैं और मेरा सौभाग्य था कि उस 18-19 वर्ष की उम्र में मुझे दिनेश जी जैसे बुजुर्ग का सानिध्य मिला और उनके आसपास रहने भर से हमें हमारी दृष्टि को, आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है क्रॉस, तो 10 साल उनके आसपास के बात मैं नहीं ये क्लेम कर सकता कि उनको मैं कितना समझ पाया, लेकिन उनके आसपास के ऑरा में, एटमॉस्फेयर में रहने पे जितना मुझे समझ आया है कि ये आज हम इस कैंप को देख रहे हैं, हमारा थीम है आत्मनिर्भर भारत, तो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। मेरी दृष्टि में क्या है, भारत क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत की आत्मनिर्भरता क्यों इम्पोर्टेंट है, और भारत की सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता में युवाओं की भूमिका क्यों इम्पोर्टेंट है, और उस भूमिका में दिशा फाउंडेशन का क्या सिग्निफिकेंस या रोल होना चाहिए। ये सबको कनेक्ट करने की कोशिश में करूँगा अपने 10-5 मिनट के वक्तव्य में। भारत को दिशा फाउंडेशन से देखने की मुझे दृष्टि मिली, वो मुझे ये मिली कि भारत एक जन्म जन्मांतर की यात्रा है। भारत 1947 में जन्मा कोई देश नहीं है। 1947 एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है इस सभ्यता के इवोल्यूशन में, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हजारों वर्ष की ऋषियों की परंपराओं की विरासत है जिसके हम सब हिस्सा हैं। इस दृष्टि से मैं भारत को देखता हूँ। हम सब के इंडिविजुअल स्तर पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ नेचर और स्वभाव हैं। हम सब जैसा देखते हैं, मैं रवि हूँ तो रवि के कुछ स्वभाव हैं, श्रेय का कुछ स्वभाव है, हम सबके स्वभाव हैं। हम साइंस में पढ़ते हैं तो बॉडी सेल से बनी है, सेल का नेचर है, कलेक्टिवली सेल का क्लस्टर है तो बॉडी का एक स्वभाव है। जब कई इंडिविजुअल्स बहुत समय तक साथ रहते हैं तो कम्युनिटीज़ का एक स्वभाव बनता है। कम्युनिटीज़ बहुत समय तक साथ रहते हैं तो सिविलाइजेशंस इवॉल्व होती हैं, संस्कृतियाँ इवॉल्व होती हैं और लंबे समय तक उनका वो स्वभाव इनहेरेंट आगे कैरी होता है। जब हम ये मानते हैं कि हम जन्म जन्मांतर की एक यात्रा है, एक सभ्यता है, तो हमें ये समझना होगा कि उस सभ्यता में इनहेरेंट क्या है, उस सिविलाइजेशन में सतत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है। तब हमें हमारी भूमिका की दृष्टि मिलेगी। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हम किस परंपरा के ध्वजवाहक हैं, किस परंपरा के वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारी यहाँ भूमिका क्या है इस पूरे वैश्विक पटल पर, तब हम इस राष्ट्र की भूमिका को समझेंगे। क्योंकि ये जो आज का हमारा राष्ट्र है, जिसको हम नेशन या कंट्री बोल रहे हैं, वो उसी सभ्यता का आज का नेतृत्व कर रहा है। जिसको हम भारत आज बोलते हैं, वो एक सभ्यता का नेतृत्व कर रहा है। ऋषियों ने इस राष्ट्र को जो संकल्पना दी है वो है जो हम अपने घोषवाक्य में देखते हैं, सर्वभूते हिते रता। पूरे इस सृष्टि का जो पंचभूतों से बनी है, उसका जो सृजन है वो सभी प्राणियों के कल्याण के, कोएग्जिस्टेंस और सहअस्तित्व के लिए है। ऐसी संकल्पना को धारण करता है ये राष्ट्र। ऐसी ऋषियों ने यहाँ पे कल्पना की है, ऐसे जीवन मूल्य यहाँ पे सिंचित करे हैं हजारों साल में। ऐसी भूमि जो संपूर्ण विश्व के मूल्यों को अकोमोडेट करता है। हम सब जानते हैं, जरा से आधुनिक इतिहासकारों को हम पढ़ते हैं तो ये मानते होंगे कि भारत ने हजारों वर्ष तक दुनिया की नॉलेज शेयरिंग में बड़ा रोल प्ले किया है। आज की डेट में जो काम ऑक्सफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो किसी समय नालंदा करता था। ये सब आधुनिक कंटेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं इस बात को कि नालंदा एक समय पर क्या भूमिका प्ले कर रहा था पूरी दुनिया में। जो भी जरा इतिहासकार सब पढ़ते हैं वो जानेंगे कि भारत ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितने समय तक नेतृत्व किया है। शुरुआत आक्रमणों के 500-600 वर्षों तक भी भारत, 16वीं-17वीं शताब्दी, आक्रमणों के 500-600 साल के बाद भी भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 25% के आसपास रही। जबकि उस समय तक हमारा संघर्ष 500 साल का हो चुका था, तब भी हमारी इनर्सिया, हमारी रेजिलियंस, हमारी ऋषियों की बनाई फैब्रिक और संरचना में इतना बल था कि हमारी अर्थव्यवस्था 16वीं-17वीं शताब्दी तक इस बड़ी लेवल तक भूमिका प्ले कर रही थी। फिर समय का एक दौर में कुछ ह्रास हुआ और 1947 तक आते आते वो कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में आया। हम 10% भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिस्सेदार नहीं बचे। एक बड़े कॉलोनाइज स्ट्रक्चर्ड
कॉलेप्स के बाद। अब उसके बाद हमारे हिस्से में आता है ये राष्ट्र की, अब हम इस राष्ट्र को, ये तो हुआ जो हुआ, हमें तय करना है कि हम अब किस लीनिएज के करियर हैं, टॉर्च बियरर हैं। हमें ये देखना है कि भारत की पुनः जो भूमिका, जो भारत ने अब तक हजारों वर्ष विश्व को जो नेतृत्व दिया है, प्राणी जगत के कल्याण को ध्यान में रखकर, धर्म का मार्ग ध्यान में रखकर, जैसा विक्रांत जी ने बताया, हमारी जो संकल्पना रही है सबको साथ में चल के कंट्रोल करने के लिए नहीं, सभी जीवों को रेगुलेट और रूल करने के लिए नहीं, सबके सहस्तित्व, करुणा और धर्म के मार्ग के माध्यम से, उस माध्यम से जैसा अंकित जी ने सनातन इकोनॉमी का जो मॉडल आज दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हमें उस लूप में फंसने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कैपिटलिज्म फॉलो करना है कि कम्युनिज्म। भारत की अपनी इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, ये आत्मविश्वास हमें पुनः जगाना है, क्योंकि भारत ने वो मॉडल पहले नहीं पढ़े थे। जब भारत दुनिया में इकोनॉमिक नेतृत्व कर रहा था तब वो कॉलोनी, ये जो मार्क्सिस्ट मॉडल है, जो कैपिटलिज्म मॉडल में, उनको जाने बिना भी भारत ने दुनिया को नेतृत्व दिया है। ये जो आह्वान है अंकित जी का वो यही है कि भारत को अपना पुनः वो जागृत करना पड़ेगा, और ये आह्वान आज नहीं कई वर्षों से हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही आह्वान किया है। जिस समय भारत एक बुरी तरह दास्ता की अवस्था में था तो उनका भी आह्वान करने के लिए उदय हुआ था इस राष्ट्र में कि हम पुनः अपनी पोटेंशियल्स को समझें। इस देश के युवा भरोसा रखें अपने ऊपर, अपने पूर्वजों पर, अपनी परंपराओं पर, अपने राष्ट्र पर। आज भी हम अपने देश में अपने आसपास ये सुनते हैं, हम युवा लोग बहुत आपस में, कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता, जरा सी हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में, करप्शन के बारे में हताश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं अरे यूरोप का मॉडल देखो, यूएस का मॉडल देखो, वहीं पे सेटल होना चाहिए, ये वो। क्रिटिकली हमें बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए हर चीज़ की, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं पे, अपनी विरासत पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये राष्ट्र पुनः अपनी क्षमताओं को अर्जित कर सकता है और करेगा ही। स्वामी विवेकानंद का और हम सब का, पूरे भारतीय समाज का ये आज भी आत्मविश्वास बना हुआ है, ये मनोबल बना हुआ है कि ये राष्ट्र को पुनः अपना स्थान लेना ही है। आधुनिक कंटेक्स्ट में अगर बोलूँ आत्मनिर्भरता के लिए तो मैं एक दो नाम है, समय 2-4-5 मिनट और लगेंगे मुझे। मैं लास्ट PLC में भी उनका जिक्र किया था। मैं वापस, दिनेश जी आप आज्ञा दूंगे तो मैं वो बात रिपीट करूंगा, किसी के लिए रिपीटेडली होगी, क्योंकि मैंने लास्ट PLC में बोला था कि आधुनिक विश्व जिस कंटेक्स्ट से गुजर रहा है वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 47 में पॉलिटिकली तो थोड़ा डिकोलोनाइज हो पाए, लेकिन मानसिक तौर पे अभी हमें डिकोलोनाइज होने की आवश्यकता बाकी है। टेक्निकली एस्पेक्ट से हमारा कॉलोनाइजेशन अभी भी है, हम टेक्निकली सेल्फ डिपेंडेंट सॉवरेन बिल्कुल नहीं है। आप सब देख सकते हैं कि आज की हमारी पूरी पावर सप्लाई किसी एक साइबर थ्रेट से डिसरप्ट हो सकती है। हमारे आज के टेलीकॉम कम्युनिकेशन किसी एक सैटेलाइट अटैक से कोलैप्स हो सकते हैं। हमारे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसी एक हाईजैकिंग से कोलैप्स हो सकते हैं। ये हम सब समझते हैं। कोई भी एक राष्ट्र आज टेक्नोलॉजी के बिना पूर्णतः संप्रभु हो ही नहीं सकता, सॉवरेन हो ही नहीं सकता। इस तरह के वैश्विक पटल पर एक राष्ट्र का आत्मनिर्भर होना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थीम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका सृजन होना ही पूरे मानव कल्याण के निहित में है, इसलिए भारत इंपॉर्टेंट है। भारत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट है, और उसको आत्मनिर्भर बनाने में, उसको टेक्निकली इक्विप बनाने में मैं दो नाम जो ले रहा हूँ आप भी पढ़िए उनके बारे में। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, जो आज से 70, 80, 90 साल पहले इस देश में रहे। आज तो इतना हम सब पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से। वो उस जमाने में रह के इस देश में वो विजन देख रहे थे जो हम आज देख रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इनके कोलैबोरेशन से एक कंट्री की कैपेबिलिटी बिल्ड होती हैं। आप उन दोनों की वर्कआउट देखिए कि एक्चुअल में देश की पोटेंशियल्स कम नहीं है। भगवान की दया से इस राष्ट्र में संपदाओं की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी अब और टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारे ही टैलेंट में दुनिया के तमाम टेक्निकल जायंट तैयार करे हैं। तो फिर आवश्यकता सिर्फ एक इफेक्टिव कोलैबोरेशंस की, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की, इफेक्टिव गवर्नेंस की, इनकी आवश्यकता, और उन गवर्नेंस में युवाओं की भागीदारी की, युवाओं की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की। इसलिए दिशा फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है कि इस कोऑर्डिनेशन में युवाओं की इंगेजमेंट, यूथ इन्वॉल्वमेंट कैसे आए, कैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और गवर्निंग बॉडीज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह कोलैबोरेट करें, डायलॉग करें, एक प्लेटफॉर्म पे आए और देश के लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड करें।
होमी जहांगीर भाभा जिस समय भारत लौटे उस समय भारत की स्थिति इससे भी खराब थी टेक्नोलॉजी के मामलों में। ऊर्जा के मामले में भारत की अवस्था बहुत खराब थी। तब वो व्यक्ति इस राष्ट्र को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के सपने देख रहा है। आज से 90 साल पहले हम आज तक वहां नहीं पहुंच पा रहे। वो व्यक्ति का विजन देखिए होमी जहांगीर भाभा का। वो व्यक्ति की फैमिली एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली है, वो मुंबई की। वो व्यक्ति बाहर कैम्ब्रिज पढ़ता है, उसके पास अच्छे खासे सपने हैं आगे के लिए व्यक्तिगत जीवन में जीने के लिए। लेकिन जैसा विक्रांत जी ने बताया कि यहाँ आपकी भूमिकाएं, जब धर्म के मार्ग की बात होती है तो अब आपकी भूमिकाएं सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आप एक लार्जर सोसाइटी में आपकी जो इम्पैक्ट है उससे निर्धारित होती है। तब होमी जहांगीर भाभा ने अपनी भूमिका अपने उस प्रोफाइल से बाहर निकल के इस देश के टेक्निकल इकोसिस्टम के लिए काम करने का सोचा। अपने सारे फिजिक्स के इंटरेस्ट को थोड़ा कम किया, बजाय उस देश के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को एक साथ लाने की कोशिश करी। अकेडमिया के लोगों को एक साथ लेके आए, सारे फिजिक्स और इनोवेशंस के लोगों को एक साथ लेके आए। उनके जो भी रिलेशंस थे टाटा फैमिली के साथ, तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन को उन्होंने पिच किया, जेआरडी टाटा का सहयोग मिला, उनकी कैपेबिलिटी पर टाटा ने भरोसा किया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसा जो फिजिक्स और फंडामेंटल साइंस और रिसर्च में उस टाइम का और आज भी भारत के तमाम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहीं हो रहे हैं, उनकी नींव रखी और लीड किया होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई में। जो विज्ञान के छात्र वो समझ सकते हैं। वही उदाहरण आप सारा भाई से देखेंगे कि कैसे वो भी कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल से बाहर निकल के उन्होंने भी इस राष्ट्र की जरूरतें समझी, भारत लौटे और गवर्नमेंट के साथ, जो हम बोला डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ क्यों इंपॉर्टेंस है उनके कोलैबोरेशन या लोगों के, उनके जो गवर्नमेंट से रिलेशन थे उनकी मदद से। उनके पापा भी यहाँ पे मिल इंडस्ट्री में बड़े जाइंट थे अहमदाबाद में। कैसे उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल बिजनेस इन्फ्लुएंस का उपयोग करके अपनी विजनरी साइंटिफिक थॉट को यूज करके, कॉर्पोरेट्स को यूज करके IIM अहमदाबाद को बनाने में पूरा जीवन खपाया। इसरो के टेक्निकल 2 सेंटर, रिसर्च सेंटर हैं अहमदाबाद में, उनको बनाने में उन्होंने जीवन लगाया। ये वो 2 नाम हैं जो आज से 80-90 साल पहले काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली उनकी दृष्टि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की थी। मैं इसीलिए उनका उल्लेख फिर पुनः कर रहा हूँ कि कैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ आके इस देश को पुनः आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। तब मैं वापस अपने कंटेस्ट पर लौटूंगा कि क्यों दिशा फाउंडेशन की भूमिका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आज के युवाओं को अपने राष्ट्र के दूरगामी विजन में इन्वॉल्व करना, इस तरह के कोलैबोरेशंस का पार्ट बनाना, उनको एक साथ लाना, उनकी क्षमताओं के संवर्धन के लिए इस तरह के प्रकल्प योजित करना, नियोजित करना, आप जैसे बुद्धिजीवियों को उनके समझ लाना और उनसे जोड़ना। ये जो दिनेश जी के मार्गदर्शन में हम सबके लिए, हम युवा लोगों के लिए हो रहा है, हमारे लिए सौभाग्य से बिल्कुल कम नहीं है। तो अंतिम यही बात मैं बोल के ख़त्म करूँगा कि आप सब अपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी परंपराओं पर भरोसा रखें। ये राष्ट्र आपकी आंखों से सपने देखता है। आप जब अपने एंटरप्राइजेस में, अपने बिजनेसेस में, अपने प्रोफेशंस में एक माइलस्टोन हासिल करते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो ये राष्ट्र अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में एक कदम आगे बढ़ता है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हम सब भारत माता के बेटे और बेटियां एक साथ मिलकर अपने अपने लक्ष्यों को तय करके इस राष्ट्र को पुनः उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां से वापस पुनः वैश्विक जगत का नेतृत्व करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार रवि सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, कल गट में एक ने पूछा कि मतलब में दिशा फाउंडेशन और बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए लोग होते हैं तो उनका थोड़ा फोकस बिजनेस में रहता है कि ये हमने 1000 रुपये पे किए, 2500 रुपये पे किए, इसमें ये सब मैनेज कैसे हुआ, या फिर इसमें सब कैसे आप मैनेज करते हो, बदले में आपको क्या चाहिए, बदले में आपका क्या फ़ायदा होगा। वो सोचते उस तरह से प्रारंभिक अपने जिस बात समाज से आते हैं वो भी क्या शंकाशील चीज़ें रहती है। तो दिशा फाउंडेशन आपसे क्या चाहता है ना, वो शायद अभी जो आखिरी घट चर्चा हुई उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में हमने आपके सामने रख दिया कि दिशा फाउंडेशन आज इस PLC में आपसे 2 चीज़ें चाहता है। पहला, व्यक्तिगत एक आप संकल्प लेके जाइए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप दिशा को इतना टाइम दो, डेडिकेटेड यहाँ पे आ जाओ 24 घंटे, लेकिन अपने व्यक्तिगत फिटनेस के लिए हो सकता है रोज रनिंग करना, या फिर अपने परिवार के माता पिता को आप वैल्यू करो कि ऐसा हो सकता है,
या तो फिर रोज में मेरा जो एकेडमिक है उसको मैं एक्सीलेंट हासिल करूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लेकिन एक संकल्प हमके चाहिए। तो हर एक गढ़ के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ बड़े भाई होने के नाते कि जैसे अपना ये वर्ग खत्म हो तो आप घर पहुंचो तो उस ट्रैवलिंग में भगवान को याद करके, अपने माता पिता को याद करके एक ऐसा व्यक्तिगत संकल्प आप उस ग्रुप में डालोगे जो आपके लिए हो, आपके परिवार, आपके समाज, आपका जो प्रोफेशन है, कैरियर है, उसके ओरिएंटेड हो। क्योंकि हमें उतना तो विश्वास है कि यहाँ पे आए हुए सारे लोग सज्जन है, और जैसे रवि सर ने कहा कि वो लोग एक कदम भरेंगे तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये दिशा फाउंडेशन आपसे चाहता है। दूसरी चीज जो हम आपसे चाहते हैं वो है एक सामूहिक संकल्प। सामूहिक संकल्प इस तरह का कि हमारे अलग अलग गढ़ बने हुए हैं, तो गढ़ का पूरा एक संकल्प होना चाहिए कि हर एक गढ़ एक त्योहार में एक के घर पे भोजन करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम लोग ऐसा करते थे कि भाई किसी का भी कॉलेज में जन्मदिन आए तो इकट्ठा होके एक हनुमान चालीसा का पठन करना और भगवान को उसके स्वस्थ आयुष्य के लिए प्रार्थना करना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक ऐसा सामूहिक संकल्प जो चर्चा प्रवर्तक जो आपके थे उन्होंने आपको बताया था, तो रवि सर ने जैसा कहा कि भाई आप लोगों का जो संकल्प है उसी से भारत आगे बढ़ेगा। तो ये सिर्फ बातें नहीं है कि भाई संकल्प विकसित भारत, ये सच में जो आप कर पाओ, सुनाने के लिए अच्छा लगे वैसा नहीं, बड़ी बड़ी बातें, छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है कि मैं एक को कॉल करूंगा, पापा मम्मी के पैर छूऊंगा, ब्रश करते समय नल ऑफ, मतलब जो टैप नल होता है उसको बंद रखूंगा, एक दिन साइकिल पे कॉलेज या अपने वहां पे जाऊंगा, एक दिन भारतीय पोशाक पहनूंगा, ऐसा छोटा छोटा भी हो सकता है। तो एक ऐसा संकल्प अपने चाहेंगे कि माइक अगर कार्यकर्ता उपलब्ध कराए तो घट वाइज घट में से एक बंदा जो घट का सामूहिक संकल्प है वो सिर्फ एक बताए, और व्यक्तिगत संकल्प आप लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रखोगे। सबसे पहले शहीद भगत सिंह गढ़ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, शहीद भगत सिंह गढ़ में से एक संकल्प बताए, सामूहिक संकल्प। शहीद भगत सिंह गढ़ के हम सभी सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि जिस तरह हम यहाँ गढ़ चर्चा करते थे उसी तरह हम इस प्रथा को आगे बढ़ाएंगे और जारी रखेंगे गढ़ चर्चा, और हर महीने गौशाला में हम सेवा करेंगे। महीने में एक दिन? हर महीने, और जन्मदिन हो गढ़ सदस्य का हम तब करेंगे। और गढ़ शहीद भगत सिंह के नाम पर है तो उनकी एक ऐसे था, उसमें से कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे लिखा था टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स लाहौर सेंट्रल जेल में कि क्रांति का मुख्य उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं, समाज का रूपांतरण है। तो उसी से इंस्पिरेशन हमने ये ली है। बहुत बढ़िया। आगे पीछे जो घट है, जय हिंद सर, फाइनल पटेल स्वामी विवेकानंद गढ़ से। पहली बात तो दिशा फाउंडेशन का और स्पेशली दिनेश सर का और जो गेस्ट है उनका धन्यवाद मैं हमारे गढ़ की तरफ से कर रहा हूँ। हम लोगों ने 3 संकल्प लिए हैं। पहला है सही हर रोज़ सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो सामूहिक संकल्प है कि हर 6 बजे हर रोज़ ऑनलाइन मीट होगा, 15 मिनट का मेडिटेशन होगा डेली। सेकंड संकल्प है कि वार त्यौहार पे या तो सही सुखद समाचार में और दुखद समाचार में हम लोग इकट्ठा होंगे और कुछ ना कुछ, जैसे प्लांटेशन है, अगर किसी का जन्मदिन है तो जितने मेंबर्स हैं पर मेंबर्स प्लांटेशन करेंगे, या तो कहीं पे कोई साफ सफाई का काम है जहाँ पे सोसाइटी को नीड है वो काम करेंगे। और तीसरा जो पर्सनल सब लोग करेंगे और ग्रुप में रिपोर्टिंग करेंगे कि हर रोज़ डेली सब मेंबर्स को 2 पेज कोई भी बुक का पढ़ना है और उसमें से समरी निकाल के एक लाइन में कोट करना है कि ये बुक के 2 पेज में से हमको ये समरी मिला। ये पर्सनल टास्क है। थैंक यू। अरविंदो गढ़, श्री अरविंदो गढ़। नमस्ते, मैं हमारे संकल्प बताऊं उससे पहले सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं केवल एक वक्ता के रूप में ये कहूँगी, शब्द वचन विचार हम सभी के होंगे। तो हमने
दिशा फाउंडेशन ने हमें इन 3 दिनों में बहुत कुछ दिया है, तो एज अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हमसे जितना बन सके और हम जिस पे अमल कर सके, वैसे हमने 3 संकल्प लिए हैं। पहला कि हम हर 15 दिन में एक बार ऑनलाइन मीट करेंगे, जिसमें हम सब अभी क्या कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या सीखा, हमें सपोर्ट कैसा मिल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा कि हम हर 3 महीने में एक बार गठ मिलन करेंगे, जो हम परिवार के रूप में करेंगे, ना कि किसी फॉर्मल मीटिंग के रूप में, जो हम किसी एक सभ्य के घर पे करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि हम हमारे लिए हुए संकल्प पे अटल रहेंगे और हम इससे कभी नहीं मुकरेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिंह पलक और मैं दिशा फाउंडेशन को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे माहौल और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों और बड़े बड़े सबसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने और हमारे सारे ग्रुप के लोगों ने ये संकल्प लिया है और बहुत ही 3 महत्वपूर्ण संकल्प है कि हम अपनी थाली में कभी भी खाना छोड़ेंगे नहीं, वेस्ट नहीं होने देंगे। और दूसरा संकल्प ये है कि हम अपने परिवारजनों के साथ कोई भी विशेष दिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा संकल्प ये भी है कि हम आने जाने के कोई भी जगह पे, जैसे नज़दीक आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लोग ऑलमोस्ट गाड़ी यूज़ करते हैं, तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम साइकिल का या फिर पैदल आएंगे जाएंगे, जिससे पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। और चौथा एक ये भी संकल्प लिया है कि हम एटलीस्ट इन 1 मंथ ऑनलाइन हो सके या फिर ऑफलाइन हो सके, हम ज़रूर एक साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि हमने कैसे, मतलब हम भूले तो नहीं इस चीज़ को, इस बारे में कि दिशा फाउंडेशन से हम क्या सीखे और आगे हम कैसे क्या कर रहे हैं, और मतलब सब चीज़ हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ जो गट बाकी रहे हैं, आप गट का नाम भी एक बार बताइएगा सब लोग पहले सिर्फ। मैं वीर सावरकर गढ़ से अपने सामूहिक संकल्प के बारे में बताना चाहूँगी। हमने ये संकल्प लिया है कि हम पानी का जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करेंगे। बिजली है, जब ज़रूरत नहीं है तब बंद कर देंगे ताकि बिजली का वेस्टेज ना हो। कागज़ के दोनों तरफ का इस्तेमाल करेंगे और भोजन जितनी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए उतना ही लेंगे ताकि अन्न का हम सम्मान कर सकें। बहुत बढ़िया। आगे मैं आर्यभट्ट गट की तरफ से अपने द्वारा निर्धारित और गठ द्वारा निर्धारित संकल्प का आह्वान करूंगा। हमने व्यक्तिगत तौर पर जितना हो सके देश को स्वच्छ बनाने और अन्य जितने भी अलग अलग व्यक्तिगत रूप से देश के प्रति हम समर्पण दे पाएँ उसका तो संकल्प लिया ही है। साथ ही साथ गठ एक बार महीने में मिलकर, वो भी ऑफलाइन, चर्चा करेंगे कि आखिर पिछले 1 महीने में क्या हुआ और आगे जो 1 महीने बाद पुनः हम मिलेंगे तब तक क्या क्या करना है, और उस समय जो देश के विभिन्न टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर बातचीत करनी योग्य होगी, हम वो बात भी करेंगे। साथ ही साथ हमारे गठ में हमने ये निर्धारित किया है, रक्षाबंधन या किसी अन्य अलग अलग फेस्टिवल्स पर हम जाएंगे घर पर और फेस्टिवल साथ में मनाएंगे, जिससे एक फैमिली जैसी जो हमारी फीलिंग है वो और बिल्ड होती जाए। हेलो, नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ टागोरगढ़ की ओर से बताना चाहूँगा। सबसे पहले धन्यवाद है आप सभी का कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमें किया और इतनी दिशा हमें दिखाई, जिससे कि हम देश के लिए उन्नति में आगे काम कर सके और कहीं ना कहीं हमारे अंदर संस्कारों का सिंचन किया, जो कि आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बाहर से नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम मोस्टली सब अहमदाबाद से है, तो हम अहमदाबाद में दिशा फाउंडेशन का काम आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमसे हो सके, वो हमारा पहला प्रण है। हमारा दूसरा प्रण ये है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्रावधान देंगे, और हमारा तीसरा प्रण ये है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का कम से कम उपयोग करेंगे। थैंक यू। अभी जो गट बचे वो
माइक दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रेया गोहिल है और मेरे घर का नाम है स्वामी लोकमान्य तिलक, मुझे माफ़ कीजिएगा, लोकमान्य तिलक। और हमारा जो सामूहिक हमने प्रतिज्ञा लिया है कि जैसे दिशा फाउंडेशन का भी मेन मैसेज यही है कि कैरेक्टर बिल्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग, राइट। तो उसी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम महीने में एटलीस्ट एक बार मिलेंगे, ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, और हम उस मीटिंग में हमारा एजेंडा रहेगा कि पर्सनल लेवल पे हम जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, और आने वाले 3 महीने 6 महीने में हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम समाज में सेवा कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू। खाली बात ही चर्चा करेंगे, कुछ काम भी करेंगे? सर, चर्चा इज़ द फर्स्ट, और उसके बाद क्या काम करना है, राइट, पहले वही आता है। थैंक यू। नमस्कार सर, जय हिंद। मेरा नाम पद्मज राठौड़ है और मैं बाबा साहेब आम्बेडकर के गढ़ से हूँ, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की ओर से भी जाना जाता है। हमारे गढ़ ने 2 प्रण लिए हैं। पहला ये कि हम हर महीने में एक बार एक मीटअप करेंगे और उसके अंदर जो भी अपकमिंग जियोपॉलिटिकल या तो फिर नेशनल टॉपिक्स हो उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रण ये कि हम हर एक सदस्य के जन्मदिन पर या तो कोई दान का काम